अपडेट से आपके सामने रख देते हैं। एक तो अडयाला जेल के बाहर आज इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा एक शेरनी की तरह सामने आई हैं। उन्होंने खड़े होकर दो टोक अंदाज में 2-3-4 बातें की हैं और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। कोई लगी लिपटी नहीं, चिट्टी चिट्टी सफेद 3-4 बातें उन्होंने क्लियर कर दी हैं और बड़ी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ आज उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि मेरा सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन इमरान खान तक पहुंचने के लिए उनका यह कहना था कि हम बहनों से आपको पहले गुजरना पड़ेगा। तो ये गैर मामूली टॉक है, गैर मामूली गुफ्तगू है जो एक भाई के लिए बहनों ने किरदार अदा किया है और जिस तरीके से ये खड़ी हुई हैं, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि आगे जाके आपको पूरी वीडियो सुनवाते हैं, 2-2.5 मिनट की है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको पूरी वीडियो दिखाएं। उससे पहले इस तस्वीर को देखें। यह तस्वीर इस मुल्क की सबसे बड़ी नाहुसत वाली तस्वीर है। यह तस्वीर इस मुल्क का खुलासा कर रही है कि हम कितना ज्यादा मॉरली कोलैप्स कर गए। बराए मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाएं या पीछे देखें। यह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और क्रिकेट टीम के फेलियर के ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बातचीत क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबियों को काटा गया है, बातचीत कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो खून रेजी हुई है, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के नौजवान जो शहीद हो रहे हैं। यानी अंदाजा लगा लें, एक बंदा जिसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्रिकेट का है, ये क्रिकेट का पीछे फट्टे लगे हुए हैं, तख्ते पीछे क्रिकेट के लगे हुए हैं, लेकिन वो बातचीत बलूचिस्तान के ऊपर कर रहा है। यानी इतना बड़ा फेलियर, इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा ठट्ठा, इतना बड़ा तमस्खुर दुनिया भर में कहीं नहीं हो सकता। ये हमारे मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि ये निजाम है जो हमें हाँकता है, ये निजाम है जो हमें रूल करता है और ये निजाम है जो हमें चलाता है। बल्कि इससे भी ज्यादा मजाक का खेज वो है जब ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर शदीद रद्द अमल आया है, वो भी आपको बताते हैं। केविन पैटरसन भी बोला है, साबिक साउथ अफ्रीकन बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुने, जहां पर अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम खान के साथ खड़ी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत खल्ली वल्ली, लेकिन हम अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लम्हे हर सेकंड यहां पर मौजूद हैं। और बाकायदा से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चैलेंज कर रही हैं आज एक शेरनी की तरह, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ सामने आई है। ये इब्राहिम मेहरबानी सुन ले। आप ये कहते हैं कि ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है। एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है और वो इमरान खान। आप जब कहते हैं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी है, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहां से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये खवातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम इमरान के घर की फैमिली है जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूं कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 खवातीन से, मीडिया सेल भी हम ही है, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही है, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफा जरूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी जिंदगी का ख्वाब सियासत है? मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकोनॉमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी जिंदगी खतरे में है, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियां चलती हैं, हम उनको कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं खवातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना रस्म जिंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फिक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्जी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिलकर कर रहे हैं सब लग जाए, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा इमरान खान की जिंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफा आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं, जब जलसा खत्म करना होता है पांव पर। अलीमा खान साहबा की अहम तरीन गुफ्तगू है और बड़ा क्लियर कट उन्होंने वाजे किया कि टेलीविजन की जो कैंपेन चलवाई जाती है जनाब, ये कोई इसके अंदर रियलिटी नहीं है और हमने यहां से आगे बढ़ना है, हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। हमने मुस्लिम उम्मा के लीडर को, यानी बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि खान पीटीआई का लीडर नहीं है, या खान सिर्फ तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा का, यानी एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो एक लीडर है।
वर्ल्ड स्टेज की वो शख्सियत है, एक बैन अल-अक़वामी स्टैचर का वो बंदा है, बैन अल-अक़वामी स्टैचर की वो पर्सनैलिटी, और पाकिस्तान का जो काली गटर की या फिर नाली की सियासत है और जो नाली की सोच है उसका निशाना बदकिस्मती से इमरान खान साहब बने हुए हैं। अब जी मोहसिन नकवी साहब देखें, पीछे क्रिकेट लगा हुआ है, ये बंदा दहशतगर्दी के हवाले से मोहसिन नकवी साहब बसद एहतराम बातचीत कर रहे हैं। वजीरे दाखिला यानी मुल्क के अंदर तमाम तर जो सिक्योरिटी के मामला थे जनाब इनके नीचे आते हैं, पाकिस्तान के इदारे बहुत सारे इनके नीचे आते हैं, इन्होंने तमाम तर मामला को देखना है। लेकिन ये क्रिकेट के ऊपर आकर बातचीत कर रहा हूं, बातचीत भी क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि जनाब क्रिकेट की हालत की आज खराब नहीं हुई, 3 सालों से क्रिकेट की हालत खराब है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जनाब मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं इस क्रिकेट को ठीक करूंगा। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे मैं 5 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा। बट ये नहीं है कि खाली किसी की ख्वाहिश पे हो। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है, उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। और लिटरली सोशल मीडिया पर जाकर लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भाईजान आप क्रिकेट को ठीक नहीं करें, आपने जो पुरानी क्रिकेट थी जिसे बर्बाद किया है इसे उधर ही लेकर जाएं। और ये आज की बात नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट की बर्बाद, बल्कि केविन पीटरसन का ट्वीट देख लें। केविन पीटरसन ये बहुत दुनिया, इसने डायनामिक्स बदले हैं, ये एक इंतहाई स्टाइलिश और बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे। ये लिख रहे हैं कि जनाब मैं जब पीएसएल खेलने आता था माजी में, उस वक्त तो जनाब ये बड़ी तगड़ी क्रिकेट टीम होती थी, बड़े नौजवान आ रहे होते थे, लेकिन आज ये बेड़ा गर्क करके इस टीम का रख दिया गया है। इस टीम का बिल्कुल जनाजा निकला हुआ एक बड़ी जबरदस्त तहरीर है जो लिखी गई है। ये जुबैर अली खान साहब है, नौजवान जर्नलिस्ट है, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट और रिजीम चेंज ऑपरेशन के असरात, यानी खान की हुकूमत जब गिराई गई उसके बाद से ये असरात मुख्तसरन आपके सामने पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं मैं सन 2016 से क्रिकेट को कवर कर रहा हूं, रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखा है। मुल्क के दूसरे शबों की तरह दोनों हाथों से हमने क्रिकेट को भी लूटा है। नवंबर 2022 तक ये टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आई थी, और फिर वो दौर शुरू हुआ जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तनज़्ज़ुली का रिकॉर्ड कायम हुआ। इसका आगाज होता है दिसंबर 2022 में, जब रमीज राजा को हटाकर नजम सेठी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिया गया। अब ये रमीज राजा को उस वक्त हटाया गया था जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। रमीज राजा और इमरान खान इन्होंने बाकायदा से एक पैटर्न सेट किया था, ये क्रिकेट को बिल्ड कर रहे थे। और बाबर आजम को जाहिर है एक ऐसा कैप्टन उस वक्त उन्होंने बनाया था कि जिसे श्योरिटी थी कि उन्होंने क्रिकेट का कैप्टन रहना है। शाहीन, बाबर, शादाब, फखर जमान, ये सारे नौजवान मिलकर जोर मार रहे थे, एफर्ट नजर आती थी। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना हुआ था, ये बिल्कुल फाड़ रहे थे दुनिया भर की टीमों को। लेकिन फिर सेठी साहब को सिफारिश पर लाया गया, मियां साहब ने सलाम अलैकुम करके। उसके बाद तो क्या मेरिट का कत्लेआम शुरू हुआ और अकबर परवारी और सियासी भर्तियां शुरू हुई। फिर अंधेरी रात का आगाज ही हुआ कि आसिफ अली जरदारी के दस्ते राज ज़का अशरफ को अगस्त 2023 में क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया गया। ज़का अशरफ को इसलिए लाया गया चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की डील हुई थी कि चंद ओहदे हमें देने हैं, चंद ओहदे आपने हमें देने हैं। तो ये सारे ओहदे करके इन्होंने जनाब ज़का अशरफ को लेकर आए। ज़का अशरफ जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में एजाज चीमा को सुपरस्टार मानते, एजाज चीमा को सुपरस्टार मानते हैं क्योंकि उनके गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान को एशिया कप जितवाने में एजाज चीमा ने आखिरी ओवर करवाया था, जिसके बदौलत पाकिस्तान ने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया था। ज़का अशरफ ने इत्तफाकन वो मैच देख लिया, वरना क्रिकेट का उनसे तो ताल्लुक ही कोई नहीं है जितना आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खात्मे के नारे के साथ है। ज़का अशरफ के दौर में टीम ने ग्रुप बंदी शुरू हुई और उसके बाद जो बेड़ा है बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। और आज बांग्लादेश हमें हमारे मुल्क में आकर पहली दफा हरा रही है। मसला हार का नहीं है, मसला ये जिस तरीके से ये टीम अपनी गर्दन नीचे करती है, शोल्डर गिरा लेती है, अपने कांधे और ये कान गिरा लेती है, ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है युगांडा की टीम है या फिर कोई टुक टुक रक्षा है जो बिल्कुल लेट गया है, सड़क के ऊपर जाकर ये बंद हो गया है। यानी जिस तरीके से ये हारते हैं वो तरीका बड़ा खौफनाक है। अब ये एक तरफ ये है मोहसिन नकवी साहब, और फिर कह रहे हैं कि जनाब हम दहशतगर्दों को ये कर देंगे। यानी इनके मुंह से धमकियां भी ठीक नहीं लगती, ये कुछ भी नहीं कर सकते दहशतगर्दी को। यानी इनकी वो शख्सियत ही नहीं है, इनकी वो पर्सनैलिटीज ही नहीं है कि जो चीजों को आगे ले जा सके। बेड़ा मजीद गर्क करना इन्होंने मुल्क का जिस तरफ ये जा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखें, डिफेंस मिनिस्टर की। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि लापता अफराद का मुकदमा लड़ने वाले और जुलूस निकालने वाले, धरना देने वाले, यानी डॉक्टर मारंग बलोच को
یعنی ایسے ٹائم میں جب پاکستان خون خون ہوا پڑا ہے، یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جناب وہ لڑکیوں کی طرح وہ تانے نہیں ہوتے، وہ جو تانے مار رہی ہوتی ہیں، خاص قسم کی ایک سوچ ہوتی ہے، یہ جناب تانے مار رہے ہیں، یہ خواجہ صاحب ڈیفنس منسٹر ہمارا تانے مار رہا ہے۔ آج جو خون ناحق بلوچستان میں بہایا گیا ہے اس پر بھی بولیں، احتجاج کریں۔ جن کے پیارے آج بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ تو خیر پورا پاکستان کر رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیسائسو ایکشن لینے کا ٹائم ہے، اس وقت فیصلہ کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت دہشت گردوں کو بوٹ کے نیچے رگڑنے کا ٹائم ہے۔ ابسا کومل صاحبہ لکھتی ہیں یہ ملک کے وزیر دفاع ہیں، آج ان کی مصروفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے ماتحت اداروں سے اس سیکیورٹی ناکامی کا جواب طلب کرتے، پوچھتے کہ اگر اطلاعات پہلے سے تھی تو لوگوں کو دہشت گردی کے رحم و کرم پر کس نالائق نے چھوڑا ہے، لیکن یہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو تانے مار رہے ہیں۔ خواجہ صاحب میرے خیال میں خواجہ صاحب کو نا مزاحمت کی ڈیمانڈ کرنے کے بجائے اپنی نااہلی کا خیر سنجیدہ جواب دے رہے ہیں، یعنی خواجہ صاحب آج کوئی اور ہی بات چیت کر رہے ہیں۔ نعیمہ زہرا صاحبہ یہ لکھتی ہیں اور کہ بے آواز مظلوموں کا تمسخر اڑانا ایک وفاقی وزیر اور فوج کے انتہائی قریبی ساتھی کو زیب نہیں دیتا۔ آپ خود پارلیمان پہ یقین رکھنے کا کہ مظلوموں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا دیں اور آواز اٹھائیں، انہی مظلوموں کو جن کی آپ کی سیکیورٹی فورسز نے تھڑتھڑی ہوئی، یعنی جب شدید ترین کورا پڑا ہوا تھا اور تھڑتھڑاتی ہوئی سردی میں واٹر کینن سے برفیلے پانی سے نلایا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جب یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، احتجاج کر رہی ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں وہ پڑھی لکھی خاتون یہاں پر احتجاج کر رہی تھی، انہوں نے رات کی تاریکی میں ان کے اوپر برف کا پانی پھینکا، اور جب وہ واپس گئی بلوچستان میں تو آپ یعنی کیا آپ ایکسپلین کریں گے؟ آپ کس منہ کے ساتھ اس بلوچستان اور بلوچی لوگوں کو جا کر مخاطب کریں گے یا بات چیت کریں گے؟ جن کی آواز کو دبانے کے لیے آپ نے ان کے سپیکرز تک کو اٹھا لیا تھا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں جناب ویگو والوں نے چوری کیے، ان کے مائک وہ سپیکرز اٹھا کر لے کر گئے۔ ان مظلوموں کی چیخو پکار کا تمسخر اڑانے کے بجائے ان کی آواز کو سنیں اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کریں۔ بلوچستان ٹھیک نہیں ہے اور بلوچستان کے اندر صورتحال بڑی خراب ہے اور ظاہر ہے ہر طرف سے ابھی آواز اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک اور ناکامی ہے اور اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ جناب جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات یا فائرز ہوئی تھی، جن کی تعداد پتہ نہیں 15 سے 30 تک تھی، جس کی وجہ سے ارشد صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا تھا، یہ ایک ہیرسمنٹ تھی، یہ 2 نمبر فائر تھی اور 2 نمبر طریقے سے ارشد صاحب کو پاکستان میں ولنریبل کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ریاستی اداروں کا کام تھا ارشد صاحب کو ریسکیو کرتے یا پھر انہیں سیفٹی پرووائڈ کرتے۔ ارشد صاحب آج دنیا میں نہیں ہے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔